नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि विपक्ष ने इस बिल को गिराने के लिए तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई और उसमें वो कामयाब भी रहे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया है कि उनका प्रयास जारी रहेगा और विपक्ष को जनता स्वयं जवाब देगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस बिल के आने से महिलाएं और सशक्त होती। इस बिल के आने से सभी राज्यों, उत्तर हो या फिर दक्षिण, सभी को समान अधिकार मिलने वाले थे। आगे उन्होंने कहा है कि विपक्ष का कोई भी दल नहीं चाहता कि ये बिल पास हो। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने वक्तव्य में कहा कि सभी दल अगर इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, सभी महिलाओं के अधिकारों को देने के लिए अपनी सहमति व्यक्त करेंगे, एक मत से सब लोग जो है आगे आएंगे, तो सबको श्रेय मिलेगा। किसी एक दल को कोई श्रेय मिलने जैसी बात नहीं थी। यह अवसर हमारी मातृशक्ति को, हमारी बहन को, बेटियों को, हमारी मातृशक्ति को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय हो सकता था, लेकिन इनके विरोध के कारण कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके और इन्होंने इस ऐतिहासिक अवसर का जिस पुरजोर तरीके से विरोध किया, और विरोध करने के बाद जैसा अभी रुचि भट्ट जी ने कहा, जब वो संसद में वो विधेयक गिर गया और गिरने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने जश्न जैसा मनाया, ऐसा लगा कि उन्होंने सारी मातृशक्ति को हरा दिया है। जबकि इतिहास इस बात का साक्षी है कि मातृशक्ति कभी हारती नहीं। मातृशक्ति तो सबको जो है कहीं ना कहीं, जहां से मातृशक्ति शुरू होती है वहीं से सब कुछ शुरू होता है, वहीं से सृष्टि आगे बढ़ती है। और एक तरफ इनको ये करना ही चाहिए था, एक अवसर था इनके पास कि ये मातृशक्ति को महिलाओं के हक में आकर, जो हमेशा से इन्होंने देश की आजादी के बाद हमेशा महिलाओं का विरोध किया है, महिला अधिकारों का हनन किया है, महिलाओं का उत्पीड़न किया है, और इसमें भी सकारात्मक भूमिका निभाने की बजाय उन्होंने अपने स्वार्थ को प्राथमिकता दी। और एक देश हित में जब हम आज विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां आज हमारी मातृशक्ति अपना योगदान नहीं दे रही है? केवल योगदान ही नहीं दे रही है, बल्कि बढ़ चढ़कर योगदान दे रही है। जहां भी उनको मौका मिला है, उन्होंने अपने परिश्रम से, अपने कौशल से ये दिखाया है कि वो किसी भी क्षेत्र में कहीं भी किसी से कम नहीं है। और इनको देश हित में सोचना चाहिए था, लेकिन इन्होंने दल के हित में सोचा, क्योंकि इनके परिवारों की तो सारी महिलाएं आज संसद में और विधानसभाओं में हैं। सामान्य परिवारों से जब महिलाओं को भागीदारी देने की बात आई तो इस प्रकार से विरोध करने लगे। और इन दलों का विरोध केवल संसदीय प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये स्पष्ट संकेत गया कि महिलाओं के अधिकारों के प्रश्न पर भी ये गंभीर नहीं है। महिला अधिकारों के मुद्दे को लेकर जन आक्रोश देखने को मिला है, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के नेतृत्व में महिला पदयात्रा निकाली गई और विपक्षी दलों का पुतला दहन भी किया गया। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि पार्टी का इतिहास दोहरे चरित्र का रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि महिलाओं के अधिकारों के मुद्दे पर कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने विरोध कर आदि आबादी के साथ अन्याय भी किया है। उन्होंने कहा है कि यह फैसला देश की महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है और आने वाले समय में मातृशक्ति इसका जवाब भी देगी। कांग्रेस का इतिहास है कि दोहरा चरित्र जीती है, कहती कुछ है, करती कुछ है। और सरकार से बिल का विरोध इस कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने किया। ये 71 जो हमारे आदि 71 अरब की जन जो 71 करोड़ की जनसंख्या, जो आबादी का आधा है, सीधा सीधा उसके साथ अन्याय है। और आने वाले समय में मातृशक्ति इसका जवाब देगी, क्योंकि अब अगर ये पास नहीं हुआ तो अब
भविष्य में इसकी संभावना कम दिखाई देती है। चारधाम यात्रा को और अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए सरकार ने स्वास्थ्य और हेली सेवाओं को मजबूत करने का फैसला किया है। स्वास्थ्य सचिव सचिन कुर्वे ने बताया है कि यात्रा मार्ग पर यात्रियों की जांच के लिए 13 जगह स्क्रीनिंग पॉइंट भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा 24 मेडिकल रिलीफ पोस्ट और 100 जगहों पर स्वास्थ्य मित्र भी तैनात रहेंगे। यात्रा के दौरान 552 डॉक्टर और 228 विशेषज्ञ चिकित्सक 15-15 दिन के रोटेशन पर ड्यूटी पर तैनात भी रहेंगे। केदारनाथ और जानकी चट्टी के अस्पतालों को भी अपग्रेड किया जा रहा है। देखिए, चारधाम यात्रा में जो हमारा चारधाम रूट है वहाँ पे हमारे 13 स्क्रीनिंग पॉइंट्स को स्थापित करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी मेडिकल रिलीफ पोस्ट है वो 24 रहेगी और जगह जगह ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स पे हमारे स्वास्थ्य मित्र भी वहाँ पे उपलब्ध रहेंगे। इसके लिए 552 डॉक्टर्स की तैनाती पूरे सीजन में की जा रही है, जो 15-15 दिन के रोस्टर के आधार पर इनको तैनात किया जाएगा। इसके अलावा जो विशेषज्ञ चिकित्सक है, ऑलमोस्ट 228 लोगों को हम विशेषज्ञ चिकित्सकों को भी यहाँ पे तैनात कर रहे हैं रोस्टर वाइज, जो पूरी सीजन में अलग अलग समय पे रोस्टर के अनुसार वो वहाँ पे उपलब्ध रहेंगे। खबर चमोली से है, जहां ज्योतिर्मठ प्रखंड के ढाक कुंडी खोला क्षेत्र से लॉर्ड कर्जन ट्रैक को जोड़ने वाले नए वैकल्पिक ट्रैकिंग रूट की मांग को लेकर क्षेत्र पंचायत सदस्य विपेंद्र कर्णी ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन पर अग्रिम कार्रवाई करते हुए नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के अधिकारियों ने प्रस्तावित रूट का भी स्तरीय निरीक्षण इस दौरान किया है। लोहाघाट महाविद्यालय मार्ग के किनारे स्थित सुंदर देवदार वन को लोगों ने कूड़ा फेंकने की जगह बना दिया है, जिससे क्षेत्र ट्रेंचिंग ग्राउंड में तब्दील हो गया है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए डीएम मनीष कुमार के नेतृत्व में व्यापक स्वच्छता अभियान भी चलाया गया, जो कि बाड़ी घाट से शुरू होकर डिग्री कॉलेज रोड तक संचालित हुआ है। यह अभियान केवल सफाई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देवदार वनों के संरक्षण और जागरूकता का सशक्त माध्यम भी बना है। अब विदित है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी ये सभी जनपदों को निर्देश दिया जा रहा है और सभी नागरिकों से भी अपील की गई है कि हम लोग एक पर्यटन प्रदेश है और स्वच्छता यहाँ के लिए सबसे ज़रूरी विषय है। तो इसको देखते हुए पूरे जनपद में रविवार के दिवस में सभी जगहों पर, सभी नगरीय निकायों में, नगरीय स्थानों पर बृहद स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। ये योजना जो है प्रत्येक जो रविवार है हम लोग इसको करेंगे और आपके माध्यम से, आपके श्रोताओं और दर्शकों के माध्यम से ये अपील है कि आप एक तो पहले अपने घर और अपने वातावरण आसपास को स्वच्छ रखें और इसमें सहयोग करें, और साथ ही जो अगर आपको लगता है कहीं कोई क्षेत्र है जहाँ पे गंदगी है, कूड़ा है, उसको आप हमारे जो कार्यालय है, जिला पंचायत है, नगर निकाय है, उनको भी आप अवगत कर सकते हैं। नगर पालिका लोहाघाट के चेयरमैन साहब और जिलाधिकारी महोदय और यहाँ पर को डिग्री कॉलेज का जो कॉलेज प्रशासन है और यहाँ के तमाम गणमान्य लोगों की सहभागिता से ये स्वच्छता अभियान, और समस्त जिला स्तरीय अधिकारी भी यहाँ पर हैं, तो उनकी सहभागिता से इसको चलाया जा रहा है। तो स्वच्छता अभियान चलाया गया है। नगर पालिका द्वारा लगातार बृहद रूप से नगर के अंदर जो क्षेत्र है उसमें स्वच्छता अभियान चलाया जाता था। हमने नगर के बाहर भी स्वच्छता अभियान चलाया और सभी संगठनों द्वारा बृहद रूप से स्वच्छता अभियान में भागीदारी की, और आप लोगों ने खुद देखा होगा पूरा देवदार का जंगल कूड़े से भरा हुआ है और हमारी लोहाघाट की पहचान ये देवदार के पेड़ों से ही पहचान है। मैं सभी लोगों से विनती करता हूँ, एक जानवर भी अगर किसी स्थान में बैठता है, रहता है, तो वहाँ पर सफाई करता है, फिर उसके बाद बैठता है। और हम लोग किस ओर जा रहे हैं, हम लोग क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को, कि हम आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं। ये नगर हमारा नगर है, जितने भी हम सबका नगर है, जितने भी लोहाघाट नगर के आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं, हम सबका क्षेत्र है और इसको साफ स्वच्छ और सुंदर बनाना भी हमारा कर्तव्य है। हमारे जो प्रशासन है उसने एक नई पहल करी है और अक्षय तृतीया से जो चीज़ का संकल्प लिया जाता है उसका कभी क्षय नहीं होता। हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए एक छोटा सा संकल्प ले रहे हैं और ये पूरे सप्ताह चलेगा
और बाड़ीघाट पुल से डिग्री कॉलेज रोड तक हमने स्वच्छता अभियान चलाया है। मेरा नगर के सभी क्षेत्रवासियों से ये निवेदन रहेगा, ये करबद्ध आग्रह रहेगा कि आप भी पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। उधम सिंह नगर में पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने 558 किलो से ज्यादा अवैध गांजा बरामद किया है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2 करोड़ 80 लाख रुपए बताई जा रही है। यह कार्रवाई रुद्रपुर कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम की ओर से संयुक्त रूप से की गई है। पुलिस को आरोपियों के पास से 5 मोबाइल फोन और करीब 30,000 रुपए नकद भी मिले हैं। सर, ड्रग फ्री देवभूमि मिशन के तहत लगातार जनपद उधम सिंह नगर द्वारा कार्रवाई की जा रही है नशा तस्करी के खिलाफ। इसी के क्रम में ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत दिनांक 18 अप्रैल को रुद्रपुर क्षेत्रांतर्गत हमारी कोतवाली रुद्रपुर की टीम तथा एसओजी की टीम सघन चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान बागवाला फ्लाईओवर के पास में कैंटर को रोका गया और क्षेत्राधिकारी राजपत्रित अधिकारी के प्रेजेंस में सघन चेकिंग की गई, तो उसमें से लगभग 18 अदद प्लास्टिक कट्टों में भरा अवैध गांजा तथा 3 स्कूली बैगों में अलग अलग पैकेट्स में रखा हुआ गांजा बरामद हुआ। इस पूरे कार्रवाई में मुकदमा हमने लॉन्च किया है, इनको न्यायिक हिरासत में लिया जाएगा। ये जो 3 अभियुक्त है, इनके द्वारा ये बताया गया कि उड़ीसा से ये गांजा लेके आए थे और जनपद उधम सिंह नगर में बेचने के इरादे से ये गांजा लेकर आए। लक्सर में वन विभाग ने लकड़ी माफियाओं पर प्रहार करते हुए अवैध शीशम की लकड़ी से लदी एक पिकअप गाड़ी को पकड़कर सीज कर दिया है। वन विभाग ने आरोपी की पहचान कर उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया है। जानकारी के मुताबिक वन विभाग को लगातार क्षेत्र में अवैध रूप से शीशम के पेड़ों की कटाई और लकड़ी की तस्करी की सूचना मिल रही थी। टीम का गठन किया गया। रामनाथ सिंह पंचायत अधिकारी, सुमित सिंह, गुरजन सिंह, गोपाल सिंह को बना भेजा गया। तो ये जो है ये केड़ा वाला जो रास्ता है इससे पकड़ी गई। जो है 2 शीशम वृक्ष से जो पाती थे कास्ट निजी कास्ट के हैं, संबंधित जो स्वामी है उसके खिलाफ जो है, जिसका नाम आ रहा है प्रकाश में, उसके खिलाफ जो है जुर्म इजरा कर दिया गया है और वाहन को सीज कर दिया गया है। उत्तराखंड में जुलाई 2025 में ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत की गई, जो अब तक जारी है। जुलाई 2025 में अब तक पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी के तहत 200 से अधिक ढोंगी साधु फर्जी बाबाओं को भी गिरफ्तार किया है और इन सब के बीच कई घुसपैठिया बांग्लादेशी की भी गिरफ्तारी हुई है। लिहाजा कई तरह के सवाल भी अब खड़े होने लगे हैं। देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश में पिछले 3 दिनों के भीतर 2 अलग अलग मामलों में 2 बांग्लादेशी नागरिकों की गिरफ्तारी हुई है। ये गिरफ्तारियां चारधाम यात्रा से पहले ऑपरेशन प्रहार के तहत की गई। साधु के वेश में रह रहे बांग्लादेशी सनीउर रहमान सत्यनिष्ठ आर्य नाम से एक साधु के वेश में रह रहा था। जांच में पता चला कि सनीउर रहमान 2016 में नेपाल के रास्ते भारत आया था। पुलिस ने उसके पास से एक एक्सपायर्ड बांग्लादेशी पासपोर्ट और गाजियाबाद के पते पर बनी फर्जी आधार कार्ड बरामद किया। इससे पहले पुलिस ने 24 वर्षीय रीना उर्फ रीता को ऋषिकेश के नटराज चौक से पकड़ा था। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि वो सोशल मीडिया के जरिए रोजगार का झांसा देकर भारत आई थी और पश्चिम बंगाल से फर्जी आधार कार्ड बनवाकर यहाँ रहने की कोशिश कर रही थी। पहले तो मुकदमे जो संबंधित धारा है उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसके अलावा हमारे इसमें एक सेट एसओपी है कि जो हमारे जितने भी इस तरह के इलीगल जो पाए जाते हैं उनके लिए क्या एसओपी फॉलो की जाती है, एसओपी फॉलो किया जा रहा है। और साथ ही इसमें विवेचना के दौरान इस बात का भी जानकारी अर्जित की जाएगी कि महिला कैसे पहुंची, कौन इसको लेके आया था, क्या है। अगर ये महिला कुछ बता पाती है, विवेचना में कुछ प्रकाश में आती है तो उसको भी आगे बढ़ाया जाए। द्वारा अपने परिजनों के विषय में स्पष्ट जानकारी अभी नहीं दे पा रही है। अभी जो महिला के द्वारा बताया जा रहा है कि वो किसी फेसबुक के माध्यम से किसी एक अननोन व्यक्ति से जुड़ी और जो फेसबुक जो उसका अकाउंट था, फेसबुक अकाउंट भी है वो उसके मोबाइल में मतलब उसके पास नहीं है और वो एजेंट के माध्यम से उस महिला को भाषा संबंधी समस्याएं भी है तो अपने लैंग्वेज प्रॉब्लम भी उसको हो रही थी, लेकिन एजेंट्स के माध्यम से वो दिल्ली तक पहुंचे। एजेंट के माध्यम से वो आ रही है। उसको आए हुए उसका कहना है कि उसको आए हुए भी भारत में आए हुए भी 1 माह से अधिक का समय नहीं होता। उत्तराखंड में लगातार सत्यापन अभियान ऑपरेशन कालनेमी और ऑपरेशन प्रहार चल रहा है, जिसके तहत कार्रवाई भी लगातार जारी है। जुलाई 2025 में ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया। इसके बाद से 19 बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें जानकारी के मुताबिक 10 लोगों को उनके देश वापस भेज दिया गया है,
जबकि अन्य 8 के खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा 500 से अधिक फर्जी बाबाओं और संदिग्ध बहरूपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। पुलिस इन सभी के आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वो किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं। बीजेपी के विधायक का कहना है कि कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन समस्या ये है कि जब डेमोग्राफी की बात होती है तो कांग्रेस को परेशानी क्यों होती है। देखिए, शुरू से हम लोग इस बात को कर रहे हैं कि उत्तराखंड की जो डेमोग्राफी बदल रही है और उसकी आड़ में जो बांग्लादेश से आए हुए जो लोग घुसपैठ करके यहाँ बैठे हुए हैं, जो एक थ्रेट बने हुए हैं पूरे उत्तराखंड के लिए, बॉर्डर एरिया है, बहुत संवेदनशील क्षेत्र है, तो उसको लेकर हम लगातार प्रयासरत हैं कि इस उत्तराखंड को हम एक सुरक्षित माहौल दे सकें। आज कुछ लोग पकड़े गए, ऋषिकेश में पकड़े गए, इससे पहले भी तमाम लोग पकड़े गए। हम अपनी कार्रवाई उस पर आगे बढ़ा रहे हैं। कठिनाई ये है कि जब हम डेमोग्राफी चेंज पर बात करते हैं, जब इस तरह के कालनामे जैसे अभियान चलाते हैं तो कांग्रेस आड़े आती है। देहरादून के धर्मपुर से सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के विधायक का कहना है कि पूरे प्रदेश में एक बड़ा अभियान चलाने की जरूरत है। तो सवाल है कि सत्ता में तो बीजेपी ही बैठी, तो विधायक भी अपनी ही सरकार से इसे लेकर क्यों बात नहीं करते हैं, ये बड़ा सवाल है। एक तरफ जहां बीजेपी इसे लेकर कांग्रेस के निशाने पर ले रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी यानी कांग्रेस के प्रवक्ता सरकार की फेलियर की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि बांग्लादेशी उत्तराखंड से पकड़े जा रहे हैं, तो ये खुफिया तंत्र की नाकामी है। कांग्रेस का कहना है कि सरकारी तंत्र नींद में है, यही वजह है कि लोग घुसपैठ कर रहे हैं और ये देश और प्रदेश की सुरक्षा के खतरे की बात है। ये मामला बेहद गंभीर है। देखिए, ज़्यादातर कालनेमी वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं और भाजपा में रह करके बड़े धड़ल्ले से जो है अपराधों को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस प्रशासन का संरक्षण भी प्राप्त कर रहे हैं। ऋषिकेश में अगर कोई बांग्लादेशी पकड़ा गया है तो ये भी खुफिया तंत्र की नाकामी है। आखिर जो है किस कुंभकर्णी निद्रा में सरकार का सिस्टम सोया हुआ है। ये तो सीधे सीधे लापरवाही का मामला है। देश और प्रदेश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाला एक बड़ा जो है काम है। अब अगर इसी तरीके से खुफिया तंत्र कुंभकर्णी निद्रा में सोएगा तो ऐसे ही यहाँ पर जो है बांग्लादेशी भी होंगे, पाकिस्तानी भी होंगे, ना जाने और कौन कौन होंगे। तो सरकार को इस पे जवाब देना चाहिए कि आखिर ये लापरवाही किस स्तर पर बढ़ती जा रही है और ऐसे कितने अवैध लोग जो है इस प्रदेश में हैं, उनके क्या इरादे हैं और कब से ये लोग जो है यहाँ पर रह रहे हैं। ये बहुत गंभीर सवाल है। लगातार बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी कई सवालों को जन्म दे रही है। गिरफ्तारी भी ऐसे समय पर हो रही है जब प्रदेश में चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। जाहिर है कि चारधाम यात्रा में देश विदेश से हजारों की संख्या में लोग शामिल होने उत्तराखंड आ रहे हैं। दूसरी ओर बड़ी बात यह है कि अगले साल यानी 2027 में कुंभ का आयोजन होना है, जिसमें लाखों शामिल होंगे। कभी हरिद्वार तो कभी ऋषिकेश या तो कभी देहरादून से घुसपैठियों की गिरफ्तारी हो रही है। उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 2 देशों के साथ जुड़ी हुई है। उत्तर में उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले की सीमाएं चीन के साथ लगती हैं, तो पूरब में पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर जिले की सीमाएं नेपाल से जुड़ती हैं। पिथौरागढ़ एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां चीन और नेपाल दोनों देशों की सीमा साझा होती है। चीन नेपाल के अलावा उत्तराखंड की सीमाएं भारत के 2 राज्यों उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से भी लगती है। दावा किया जाता है कि बॉर्डर इलाकों में सघन जांच की जाती है, तो फिर ये लोग किस रास्ते से उत्तराखंड में प्रवेश करते हैं, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट ऑन टीवी। उत्तराखंड में पहले पहाड़ों में शराब दुकानों का विरोध हो रहा था, तो अब मैदानी इलाकों में भी कहीं कहीं शराब की दुकानों का विरोध शुरू हो गया है। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में महिलाएं और स्थानीय लोगों में जमकर हंगामा भी किया है। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर स्थित जाफरपुर कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां एक नई देसी शराब की दुकान खोलने की तैयारी शुरू हुई। इस फैसले के खिलाफ कॉलोनी की महिलाएं सड़कों पर उतर आई। महिलाओं का साफ कहना है कि रिहायशी इलाके और कॉलोनी के गेट पर शराब का ठेका किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए महिलाओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा।
मुख्य बात तो यही है कि क्या आप भी बताओ, क्या महिलाएं ऐसे सुरक्षित रहेंगी? देर सवेर वो उतर रही हैं, शराब के नशे में धुत लोगों का यहाँ जमावड़ा लगा रहेगा। उस माहौल में क्या हमारी बहन बेटियां यहाँ सुरक्षित हैं? उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? थोड़ा साइड हो सकता था कि बिल्कुल मुख्य द्वार के सामने ही, ये कितनी जायज़ है। आज हमने कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत जी से मुलाकात करके अपना ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर जल्द ही कोई कार्रवाई की जाएगी। मुझे भरोसा है कि इस समस्या का वो जरूर समाधान निकालेंगे। जो आबकारी विभाग के अधिक उनका कहना है कि मानक पूरे हो रहे हैं। अब हमें तो बताने की आबादी के सामने खोलना, क्या परमिशन देना, वो तो परमिशन देने से पहले भी तो शायद मेरे ख्याल से जगह की फ़ोटो जाती होंगी, जांच पड़ताल होती होगी। बिना जांच पड़ताल के कैसे दुकान यहाँ आवंटित कर दी, ये भी एक सोचने वाला विषय है कि कैसे बिल्कुल कॉलोनी के सामने उन्होंने ये चीज़ परमिशन को दे दी। जो मालिक था उससे बात करने की कोशिश की आप लोगों ने? उसका कहना है मैं तो खोलूँगा, जो करना है कर सकते हो कर लो, मेरी मर्जी। दे दो, हम यहाँ पे हटा देंगे जगह का। जगह का मालिक कह रहा है? मालिक कह रहा है 5 लाख दो, 5 लाख दो हमें, 30,000 महीना का दे दो, हम टालेंगे। फिर ये बातें ऐसे थोड़ी अच्छी लगती है। बच्चे छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, जवान लड़की भी आती है, सब आते हैं, स्कूल से बच्चे आते हैं, उनके लिए सेफ्टी होनी चाहिए। महिलाओं ने सीधे तौर पर मांग की है कि प्रस्तावित देसी शराब के ठेके को जाफरपुर कॉलोनी के गेट से हटाकर कहीं दूर आबादी से बाहर शिफ्ट किया जाए। महिलाओं का कहना है कि कॉलोनी के मुख्य द्वार पर ही ठेका खोला जा रहा है। शराब की दुकान खोलने से यहाँ अराजकता बढ़ेगी और हमारा घर से निकलना दूभर हो जाएगा। प्रशासन से मांग है कि इसे तुरंत यहाँ से हटाया जाए। देखिए, ये हमारा मेन स्टॉप है। रुद्रपुर अगर हम जाते हैं परली साइड से बैठेंगे, रुद्रपुर से हम आते हैं, हम उस साइड उतरेंगे। हमें यहाँ कई बार टेम्पो की वेट करनी है, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा भी रुकना पड़ता है। क्या ये चीज़ें यहाँ सही हैं? ये हमारा विरोध है, ये यहाँ से हटना चाहिए। आगे पीछे कर दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि हम किसी की रोजी रोटी पे लात नहीं मार रहे, इसको आगे पीछे कर दें, हमारी यही मांग है। शाम को हम यहाँ पे लेट से टहलती, घर से निकलते सामने लोग सूर्य देवता को नमस्कार करते हैं, हम इसको करेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।